हेलो स्टूडेंट्स, सिनास केमिस्ट्री आप सब बच्चों का आज फिर से स्वागत करता है। देखो, आज का टॉपिक जो है हम लोगों का वो हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने आपको ट्रिक बताया था। आज के सेक्शन में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक पढ़ाने से पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका ये पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले आपको बता दें, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। क्यों? क्योंकि बेल आइकन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे, अगला वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंचेगा, ताकि आप वीडियो को आसानी से मेरे साथ देख सकें। तो चलिए बॉयज और गर्ल्स, सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से सिनास केमिस्ट्री में सबका वेलकम। और हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर, क्योंकि आपको पता है सर ज्यादा डिस्कशन, कोई फालतू बातें नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग मूल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक, और वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी 10th क्लास पास किया है, और बहुत से बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मोल कॉन्सेप्ट पर सर नॉलेज अच्छा है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो आईसीएसई बोर्ड से पास किए होंगे, उनको मोल कॉन्सेप्ट पर अच्छा या थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर हुआ होगा। अभी हम थोड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अगर इसमें बहुत अच्छा होना चाहते हैं या बहुत अच्छा इसके क्वेश्चंस को पाना चाहते हैं, इसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो मेरे साथ हो करके ही आप समझ पाइएगा कि बहुत ऐसा टॉपिक है जो आप 10th में नहीं पढ़े थे। ठीक है? और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से है, उन्होंने भी 9th-10th में इसको थोड़ा बहुत डिस्कशन जरूर लिया है। रही बात स्टेट बोर्ड्स के, अदर स्टेट बोर्ड्स के बच्चों की, जैसे खास करके झारखंड बोर्ड के बच्चों की है, तो उन्होंने मूल कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। देखो, विदाउट एनी डाउट मैं किसी बोर्ड का या किसी लेवल के स्टूडेंट्स का कोई भी जिसको आप एक टर्म में कहते हो कि सर बेइज्जती कर रहे हो आप मेरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भी एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं, और मुझे पता है कि हम लोगों का स्टेट बोर्ड में कितना लेवल तक हम लोग पढ़ पाते हैं। तो हम लोगों को आज सीखना है, और बहुत अच्छे से सीखना है, कि मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम लोग वो सब डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को ट्रिक्स के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि सर आपको सिर्फ ट्रिक्स सिखाएंगे, राइट? तो ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को बिना पेन छुए आसानी से बना पाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इस मोल कॉन्सेप्ट का कैसा कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए मोल कितना अनमोल है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले एटम्स की। तो एटम्स बेसिकली क्या होते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। एटम्स जो है वैसे पार्टिकल्स का वैसा सब्सटेंस, या किसी सब्सटेंस का वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। उसी को तो हम एटम्स कहते हैं। सिंपल भाषा में यही बात है, और अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाएगा, वही जो हम बोल रहे हैं, these are the smallest particles of the substance which takes part in the chemical reaction and do not loses their identity। तो आइए एटम्स के डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है? these are the smallest particles of the substances which takes part in the chemical reaction and which do not loses its identity। जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर पाता, वही हमारे पास क्या है, वही कौन है, तो वही हमारे एटम्स हैं। तो यही हमारा एटम का सिंपल डेफिनेशन है। एग्जांपल हम आपको जैसे समझाते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास है H2 और N2, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इनके अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, H2 है मतलब एक मॉलिक्यूल है, N2 है मतलब एक मॉलिक्यूल है।
तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2। तो ये एटम्स हो गए इनके, और मिल करके पूरा दुनिया को पता है कि ये अमोनिया बनाता है। 10th क्लास में पढ़ाया हुआ बच्चे सबको एकदम सिंपल भाषा में। बाद में हम जानेंगे कि ये रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा, ये सब बाद की बातें हैं। या फिर बहुत बच्चे पढ़े होंगे कि सर ये हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, पढ़े ही होंगे बिल्कुल। तो बाद में हम इसमें मोल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जैसे कि अब हमको पता चला कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 लगाना पड़ा, एंड सो ऑन। ये सब बैलेंसिंग भी आप सीख चुके हैं 10th क्लास के बाद में अगर बात करें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन का एटम इधर जाकर के किसी और एटम में बदल गया? नहीं सर, ये हाइड्रोजन ही रहा। नाइट्रोजन का एटम, सर ये नाइट्रोजन ही रहा। तो ये एटम्स जो थे रिएक्शन करने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वही हमारे कौन है? एटम्स। आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? चलो इसे जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे मॉलिक्यूल्स की तरफ। एटम्स की कहानी खत्म, आइए अब मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन होगा उसको समझते हैं, ठीक है। देखना, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जाने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। एटम्स में और मे नॉट, एटम्स में हैव और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन मॉलिक्यूल्स में हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि दीज आर द smallest particles of the substance which exist, सबको दिख रहा है, which exist independently, which exist independently, है ना। तो यही मेरा कौन है? मॉलिक्यूल है। एकदम साफ है कि जैसे हम लोग अभी कह रहे थे, मान लो H2 है प्लस O2 है, तो हमको भी पता है कि ये H2O बनता है। H2 का एक मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल मिलकर बनाए एक मॉलिक्यूल वाटर का। एटम्स भले वही है, लेकिन मॉलिक्यूल अब चेंज हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को ये लूज कर देता है। कौन? तो वो है मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी है बच्चों, अब जो नया टॉपिक आपके पास पहुंचा है उस टर्म का नाम है एटॉमिक मास। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं कि ये एटॉमिक मास नाम का जो चीज है वो दरअसल है क्या, या हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे या कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं इसको लेकर के कि सर एटॉमिक मास रटना पड़ता है, बहुत सारा एटॉमिक मास हमको याद करना पड़ेगा। सही बात है कि हम लोग एटॉमिक मास बहुत सारा हम लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक चीजें अगर हम लोग को, अगर इनका जैसे सही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमको पता चल जाए तो शायद उसकी भी जरूरत ना पड़े। आइए हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक मास बेसिकली है क्या, राइट। तो देखो एटॉमिक मास को हम कैसे लिखते हैं या क्या कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक वेट बैलेंस है, हम मान के चलते हैं एक हमारे पास क्या है, बोले एक वेट बैलेंस है। सपोज करो वेट बैलेंस का मतलब समझते हो ना, तराजू समझते हो, तराजू है ना, जिसमें देखते होगे जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, एक साइड में अपना रख देते हैं कुछ सामान रखना होगा जो हम लोग खरीदना चाहेंगे, और दूसरी तरफ में हम लोग देखते हैं कि वो एक बटखरा, एक लोहा जैसा कुछ चीज रहता है, इसमें 1 kg 2 kg ऐसा यूनिट लिखा रहता है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये 1 kg 2 kg क्या हमेशा से ये चलता आया था? बिल्कुल नहीं। 1860 से पहले की अगर हम बात करें, 1860 से पहले की, तो उस समय ये बटखरा या मतलब ये केजी नाम का यूनिट जो है सब तो आया भी नहीं था। लोग पहले ईंट पत्थर रख करके और काम चलाते थे। हाँ बिल्कुल, ईंट पत्थर रख करके। बहुत अजीब सा शॉकिंग बात है ये। आज के जनरेशन में हम लोग तो ये सब अभी अब कहाँ देखते हैं, हम आपको बताते हैं। ईंट पत्थर आपको अभी भी दिखेगा सब्जी मार्केट में जब जाओगे ना, तो वहां देखना कि जैसे अगर मान लो 25 ग्राम का या 50 ग्राम का उसके पास में बटखरा नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं वहां सब्जी वाले, जो वो ईंट पत्थर या कुछ कांटी का बना करके और आपको दे देंगे कि ये आप समझिए कि बस यही है आपका 50 ग्राम।
और हमको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है उनका बात कि हाँ आप सही होंगे, ये 50 ग्राम होगा। हो सकता है 50 ग्राम से वो ज्यादा ही हो, या हो सकता है 50 ग्राम से कम ही होगा, तो हम लोग मान के चल जाते हैं। तो पहले भी इसी तरह मान करके ही लोग कि ये इतना, अब क्या करते थे कि ठीक है इतना केजी चावल, केजी तो बोलता नहीं था, कि क्या बोलता था, इस पत्थर के बराबर इतना चावल चाहिए, इस पत्थर के बराबर इतना दाल चाहिए, इस पत्थर के बराबर इतनी सब्जियां चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो पहले लोग ईंट पत्थर रख करके काम चलाते थे। हम एक्चुअली में बात करना क्या चाहते हैं, और सर ये टॉपिक क्यों उठा, हम बात कर रहे हैं मास के बारे में। तो एटम का मास तो बहुत दूर का बात है, पहले हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट का मास हम लोग सोच रहे हैं कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट का मास पहले कैसे मेजर किया गया होगा या कैसे बताया गया होगा, उसके बारे में जान रहे हैं। तो मान के चलो, सपोज करो कि हम क्या किए, एक साइड में हम बड़ा बड़ा इस तरह से ईंट का पत्थर जो है वो हम रख दिए। ये एक हमारे पास एक ब्रिक है, ब्रिक समझते हो ना, ईंट, सपोज करो ईंट रख दिया हमने, और इधर हम एक बड़ा सा बक्सा रखे, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, जस्ट कंसीडर दिस इज अ बॉक्स, राइट, दिस इज अ बॉक्स एंड हियर इट इज अ ब्रिक। नाउ वी हैव टू एज्यूम कि ये जो है ब्रिक जो है, ईंट जो है, वो ऐसा, इस बॉक्स के लिए पता लगा हमें कि इस बॉक्स के लिए हमें 20 ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। कितने? 20 ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। मतलब साफ है कि आप ये कहना चाहते हो कि सर वन बॉक्स का वजन जो है वो 20 ब्रिक्स के बराबर हुआ है, 20 ब्रिक्स के बराबर हुआ है। हम क्या किए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक बी ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो पता चला हमें कि वो 200 ब्रिक्स के बराबर है। कितने के बराबर है? 200 ब्रिक्स के बराबर है। फिर हमको पता चला सपोज करो एक आदमी को हमने रख दिया, आदमी, हाँ हमको पता है अंग्रेजी इसका ह्यूमन बीइंग होगा, हम रख दिए। तो ये पता चला कि भाई ये 20,000 ईंट के बराबर है, या हाँ कुछ मान के चलो कि ये 20,000 ब्रिक्स के बराबर है, वॉट एवर, राइट। तो ये इसको तुम मान के चलो कि ये 20,000 ईंट के क्या है, बराबर है, 20,000 ईंट के बराबर है, तो इतने ब्रिक्स के बराबर हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर बॉक्स के लिए भी आप ब्रिक्स लिख रहे हैं, बी ऑब्जेक्ट जो था उसके लिए भी आप ब्रिक्स लिख रहे हैं, और ये आदमी के लिए, वन आदमी जो है, एक आदमी जो है, उसका भी यूनिट आप ब्रिक्स ही लिख रहे हैं। यूनिट समझ रहे हो? मतलब हम क्या किसको बोलेंगे यूनिट, इसको देख करके क्या लगता है, सर किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो चीजें बार बार इस्तेमाल होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो चीजें बार बार इस्तेमाल होती हैं, बस वही तो हमारा यूनिट है। और यहां पर हमारे पास यही एक यूनिट बन रहा है, यानी वन बॉक्स के लिए, बॉक्स के लिए यूनिट क्या बना, ब्रिक्स। ऑब्जेक्ट के लिए यूनिट क्या बना, बोलो बोलो, हाँ क्या बना, ब्रिक्स। आदमी के लिए यूनिट क्या बना, ब्रिक्स। आ रहा है बात समझ में? तो जो चीजें हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं, वही उसका यूनिट बन जाता है। तो यहां से यूनिट की कहानी शुरू हुई। अब सवाल आया कि सर ये तो ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बॉक्स था, ऑब्जेक्ट था, आदमी था, लेकिन एटम का वजन तो इनके बराबर तो नहीं होगा। एक एटम कभी भी एक ईंट के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पूरा दुनिया को पता है, नोन है। तो सर हम लोग को क्या करना चाहिए एक एटम का वजन मापने के लिए? प्यारे बच्चों, एटम का वजन अगर मापना है तो हमको इंस्ट्रूमेंट भी अपना चेंज करना पड़ेगा, और हमको ये बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम इन छोटे छोटे एटम्स को मेजर कर सकते हैं, या ये होंगे, कर चुके होंगे, तभी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर भाई पढ़ाते कहां से ये चीज, है ना। तो अब जो चीजें हैं कि सर ये एटम का मेजरमेंट हम कैसे करें, चलिए ये चीजें तो आपको समझ में आई चुकी होंगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यूनिट का भी बात समझ में आ गया, लेकिन एटम का मास हम निकाले कैसे? तो हम लोगों को जिस तरह से भी हमने देखा कि ईंट पत्थर हम लोग रख के काम कर रहे थे, ईंट ब्रिक्स ब्रिक्स लिख रहे थे अभी बार बार, अब उसी तरह एटम को ही लिखने, एटम को मेजर करने के लिए एक हमारे पास एक चीज आया, स्टैंडर्ड एटम। जैसे अभी मान लो अब तो केजी का दौर आ गया है ना, केजी ग्राम सब हमको पता लग गया, या उसका हम लोग बटखरा बना करके रखे हुए हैं, इतना केजी है, इतना ग्राम है ना, मिलीग्राम है, बहुत सारा माइक्रोग्राम वगैरह वगैरह, मतलब स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिवाइस हमारे पास अब मौजूद हो गया कि हम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, ऐसा डिवाइस है हम लोग के पास में। अब के बात अगर बात करें अब के लिए, आज के लिए, तो उसी तरह हम लोगों ने स्टैंडर्ड एटम की खोज की। स्टैंडर्ड एटम, ये कहानी क्या चीज हुआ स्टैंडर्ड एटम के बारे में? तो स्टैंडर्ड एटम वो चीज था जो किसी एटम को मेजर करने के लिए हम लोग के लिए एक यूनिट का काम कर रहा था,
और वो स्टैंडर्ड एटम प्यारे बच्चों कोई और नहीं, कार्बन 12 है। अब बोलोगे सर ये क्यों लिया गया, क्या एक ही बार में आया और हम इसको यूज कर दिए? नहीं, इससे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन वो हमारे लिए असफल हुआ। हाइड्रोजन का हमने सोचा कि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, तो उसको मेजर करके हम लोग लगाना चाहेंगे या देखना चाहेंगे, तो देखा गया कि नहीं, हाइड्रोजन से तो हम लोग मेजर कर पा रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन सबसे बड़ा बात है कि वो कंबस्टिबल गैस है और वो दूसरे अदर एटम्स को हो सकता है या खुद को हो सकता है वो जला दे, एनवायरमेंट के आसपास की चीजों को जला दे, तो हाइड्रोजन का प्रयोग असफल हो गया। फिर उसी तरह ऑक्सीजन का बारी आया, तो ऑक्सीजन तो हवा जो है ऑक्सीजन मौजूद है उसमें, तो ऑक्सीजन को हम लोग यूज करना शुरू किए, लेकिन पता चला कि उससे जो हल्का एटम था, अब ऑक्सीजन से ऊपर में कौन कौन है, उससे ऊपर में देखो, सोचो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये 5 एटम तो ऑक्सीजन से भी, नाइट्रोजन है वगैरह, 6 एटम हो गया हमारे पास, कार्बन है, तो ये सब कहां से आएगा? 7 एटम जो है वो ऑक्सीजन से भी हल्का था, तो हम ऑक्सीजन को ले नहीं पाए। तब फिर आइसोटॉप्स की बारी आई। आइसोटॉप्स वही है जो बच्चे आप पढ़ चुके हैं 10th में, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफर है। हिंदी में आपने सुना है समस्थानिक का नाम, है ना, वही है समस्थानिक। ठीक है, एक और चीज होता है समभारिक, जो सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सब आपने क्या किया था, वो रट्टा मारते। यहाँ मेरे साथ एकदम कुछ नहीं करना है, समझ गए ना? सब बहुत ही आसान आसान बातें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे मेरे साथ, एक्चुअल केमिस्ट्री को फील कर पाएंगे। और अगर केमिस्ट्री को फील करना है तो सिनास केमिस्ट्री इज द बेस्ट। हाँ, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो कार्बन 12 का जो एटम है, ये एक स्टैंडर्ड एटम के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो कि एक आइसोटॉप है। तो पहला आइसोटॉप हमारे पास यही पहुंचा ही था, कार्बन 12। तो अब इसी आधार पर हम क्या किए कि एटम का मास जो है वो हम मेजर करना शुरू कर दिए। तो हम लोगों को अब जो चीजें आई पास में कि वो किस तरह से लिखी जाए, फिर अगर यह एटम का मास अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको? तो बोला कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको लिखने के लिए। तो वो देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, देखना, ध्यान देना सब लोग। मान लो तुमको अगर लिखना हो, इसने कहा कि अगर मान लीजिए हमको लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अब ये कार्बन 12 का मतलब भी समझ लेना चाहिए। जैसे कार्बन के टोटल 12 एटम है, इसका मतलब ये है, कितना एटम है? 12 एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एटम है किसके? तो कार्बन के। अब एटॉमिक मास ऑफ एक नाइट्रोजन एटम या 1 नाइट्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू, हम कैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझना है। ये होगा, नाइट्रोजन का मास होता कितना है, पहले ही पढ़ा हुआ है, 14 होता है, इनटू, है ना, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल मास हुआ, दिस मास इज द एक्सपेरिमेंटल मास, तो 14 हुआ, इनटू 1/12, मतलब इन 12 एटम्स में से कोई एक एटम को हम इस तरह से सेलेक्ट कर दिए। तो अब ये पोर्शन कितना कहलाएगा? बच्चा में पढ़ा हुआ है ना जी, 7th क्लास में 6th क्लास में सब मैथ पढ़ा होगा कि जितना हम सेलेक्ट कर दिए उतना बाय टोटल, राइट? तो ये 1/12 हो गया, तो 1/12 इंटू क्या, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसी के लिए तो हम 1/12 के थे, किसके लिए? कार्बन 12 के लिए। तो इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल एटॉमिक मास के लिए। एकदम ठीक बात है। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताओ हमको एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये हम कितना लिखना चाहेंगे, तो इसको भी हम उसी तरह से इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखेंगे, कितना? 16, इंटू कितना लिखना पड़ेगा बता दो, तो इंटू 1/12, इंटू कितना लिखना पड़ेगा ये भी बता दो, तो इंटू मास ऑफ क्या बोलोगे, 1 कार्बन 12 एटम। बस यही तो बात है, आ रहा है बात समझ में? एकदम आसान है, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इस तरह से हम लोग, देखो ध्यान देना, ये क्वांटिटी जो है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ऊपर में भी है नीचे में भी है, देख लो ध्यान से, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। बार बार हम जो अलग अलग एटम का, नाइट्रोजन का निकाल रहे थे, ऑक्सीजन का निकाल रहे थे, अलग अलग एटम का जो हम मास निकाल रहे थे, लेकिन सर हमको एक क्वांटिटी बार बार सेम मिल रहा है। वो क्या क्वांटिटी है? सिर्फ 1/12 नहीं, सिर्फ 1/12 नहीं, पूरा यहां से यहां तक 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। तो अभी आपको सर क्या सिखाए थे कि जो क्वांटिटी को हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए बार बार यूज करते हैं,
उसे हम क्या बना देते हैं, बिल्कुल क्या बना देते हैं, यूनिट बना देते हैं। मतलब सर आप ये कह रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम के लिए 14 इंटू ये यूनिट है, 16 इंटू ये यूनिट है, लेकिन सर हम लोग इतना बड़ा याद करेंगे सर? आपको लगता है? आप भले कर लिए हो, हम लोग नहीं करने वाले। अरे भाई मत कर, हम खुद ही तुम लोग के जैसा कोड़िया है, आलसी है, मतलब वेरी सॉरी। ठीक है, तो अब जो है इसको हम बता देते हैं, इसको शॉर्टकट में कितना दूर को 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं शॉर्टकट में, और शॉर्ट में बोलेंगे तो एएमयू बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 एएमयू, एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16 एएमयू। ऐसा ही चलता है। कहानी समझ में आई? चलो इसको उतार लो, फिर मिलते हैं।